हेलो चेक। नमस्कार साथियों, मैं रितेश मिशन ऑनलाइन एकेडमी प्लेटफॉर्म के माध्यम से आप तमाम साथियों को स्वागत करता हूं एक ज़बरदस्त क्लास में। इस क्लास में हम बात करने वाले हैं कि भारतीय राज्य व्यवस्था और भारतीय राज्य व्यवस्था का, जैसे आप लोग पता है कि तीन जो है क्लास हो चुका है, जिसमें कि मुख्य रूप से हम लोग बात किए हैं भारत के संविधान का विकास, यानी भारत के संविधान का जो विकास हुआ है ये कैसे हुआ है, किन किन चरणों में हुआ है, इसके बारे में हम लोग डिटेल से जो है 3 क्लास जो हुआ था भारत के संविधान का विकास, उसका डिस्कशन हम लोग कर चुके हैं। ठीक है, पूरा थ्योरी क्लास हो चुका है। और आज का जो है क्लास है, इसमें जो है वो फर्स्ट जो टॉपिक था भारत का संवैधानिक विकास, उसका जो है महत्वपूर्ण एमसीक्यू के महत्वपूर्ण क्वेश्चन का जो है डिस्कशन हम लोग इसमें करने वाले हैं। तो फर्स्ट में आप लोग जो है इस सेशन को अपने अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कर दीजिए, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग जो हमारे साथ जुड़ सके और अपनी तैयारी को जो है एक मजबूती दे सके। तो चलिए दोस्तों, बिना देर के स्टार्ट करते हैं आज का ये क्लास। आज क्लास का सबसे पहला क्वेश्चन आपके सामने है कि इसमें जो है इस क्लास में हम लोग भारत के संविधान का विकास जो टॉपिक कंप्लीट कर चुके हैं, उसका जो है 20 महत्वपूर्ण क्वेश्चन का जो है हम लोग एमसीक्यू फॉर्मेट डिस्कशन करने वाले हैं। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन आपके सामने है क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। देखिए, फर्स्ट नंबर क्वेश्चन दिया गया है कि B.R. अम्बेडकर यानी भीमराव अम्बेडकर और महात्मा गांधी, यानी कि भीमराव अम्बेडकर और महात्मा गांधी के मध्य जो है 1932 में, कब? तो 1932 में जो है 1932 में हस्तांतरित पूना समझौता हुआ था। ध्यान देंगे, यहाँ पे क्वेश्चन सीधा कभी कभी पूछा जाता है कि पूना पैक्ट यानी पूना समझौता जो है ये कब हुआ था, तो ध्यान रखेंगे 1932 ईस्वी में पूना समझौता हुआ था। कभी कभी क्वेश्चन ये भी पूछा जा सकता है कि पूना समझौता जो है किनके बीच हुआ था। तो पूना समझौता जो 1932 में हुआ था भीमराव अम्बेडकर और जो है किसके बीच, तो भीमराव अम्बेडकर और जो है महात्मा गांधी के बीच जो है पूना पैक्ट या पूना समझौता हुआ था। और ये कब हुआ था, तो 1932 में। ठीक है, क्वेश्चन दिया गया है कि B.R. अम्बेडकर ने भीमराव अम्बेडकर और महात्मा गांधी के मध्य सन 1932 में हस्तांतरित पूना समझौते में प्रावधान था। आखिर ये जो समझौता हुआ था पूना समझौता जो 1932 में हुआ था महात्मा गांधी और भीमराव अम्बेडकर के बीच, आखिर इसका जो उद्देश्य क्या था, इसके बारे में हम लोग इसमें बात करने वाले। यही क्वेश्चन आपसे पूछा गया। तो देखिए, फर्स्ट नंबर ऑप्शन दिया गया कि भारत के लिए डोमिनियल स्थिति बनाए जाने का था। सेकेंड है कि मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचन क्षेत्र का। और थर्ड दिया गया हरिजनों के लिए पृथक निर्वाचन क्षेत्र का। और फोर्थ दिया गया हरिजनों के लिए आरक्षण सहित संयुक्त निर्वाचन क्षेत्र का। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर जो है डी हो जाएगा। तो ध्यान रखेंगे, पूना समझौता किसके किसके बीच हुआ था, तो पूना समझौता जो है भीमराव अम्बेडकर और महात्मा गांधी के बीच हुआ था। कब हुआ था, 1932 में हुआ था। और इसका जो है मुख्य उद्देश्य क्या था, तो इसका जो मुख्य उद्देश्य ये था, ये जो प्रावधान किया गया था कि हरिजनों के लिए आरक्षण सहित संयुक्त निर्वाचन क्षेत्र का प्रावधान करना। ठीक है, तो इसका जो आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं कि आप लोग क्वेश्चन को समझ गए होंगे। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 2। देखिए, 2 नंबर क्वेश्चन दिया गया है कि वह कौन सा अधिनियम था जिसमें भारत में सत्ता ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी से ब्रिटिश क्राउन में हस्तांतरित की गई थी। जब हम लोग जो पढ़ रहे थे भारत के संविधान का विकास, तो उसमें महत्वपूर्ण जो है एक्ट के बारे में हम लोग डिस्कशन किए थे। ठीक है, तो उसमें आपको बताए थे कि कब, यानी किस एक्ट के तहत जो है ये, किस एक्ट के तहत ये जो भारत का जो मतलब भारत में जो ईस्ट इंडिया कंपनी यानी सत्ता जो है ईस्ट इंडिया कंपनी के पास था, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के पास, उससे जो है ब्रिटिश क्राउन में चला गया, मतलब ब्रिटिश जो है क्राउन के पास चला गया था। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर क्या हो जाएगा, तो देखिए आप लोग पढ़े थे कि भारत सरकार अधिनियम कब, 1958। ठीक है, उसमें पढ़े थे आप कि भारत में जो ईस्ट इंडिया कंपनी जो प्रशासन कर रहे थे और जो व्यापार भी कर रहे थे, उससे जो है एक एक्ट लाया गया भारत सरकार अधिनियम 1858। और इसी एक्ट के तहत जो है क्या किया गया, ब्रिटिश क्राउन के हाथ में क्या किया, इसको हस्तांतरित कर दिया गया था। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर जो है डी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी, यानी कि भारत सरकार अधिनियम 1858। भारत सरकार अधिनियम 1898 में के अधिनियम के तहत क्या किया गया था,
कि भारत में जो ईस्ट इंडिया कंपनी व्यापार भी कर रही थी और जो ये प्रशासन भी चला रही थी। 1857 की क्रांति के बाद 1857 की क्रांति के बाद जो है ये ब्रिटिश को जो महारानी थी वो क्या किए, एक उसके बाद एक जो है ना एक्ट पारित किए गए थे, भारत शासन अधिनियम 1858, ठीक है। उसके द्वारा ये प्रावधान किया गया है कि भारत में जो ईस्ट इंडिया कंपनी जो ये प्रशासन चला रही थी उसको जो है पूर्ण रूप में छीनकर और ब्रिटिश क्राउन के हाथों में ये क्या किया गया, हस्तांतरित कर दिया गया। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। देखिए अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 दिया गया है कि निम्नलिखित में से किस अधिनियम द्वारा भारत के गवर्नर जनरल को अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रदान की गई थी। तो आपको बताए थे कि निम्नलिखित में, क्वेश्चन यह है कि निम्नलिखित में से किस अधिनियम यानी किस अधिनियम के द्वारा भारत के गवर्नर जनरल को अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रदान की गई। पहला ऑप्शन है कि चार्टर एक्ट 1833, सेकेंड है भारत परिषद अधिनियम 1861, थर्ड दिया गया कि भारतीय परिषद अधिनियम 1892 और फोर्थ दिया गया भारतीय परिषद अधिनियम 1909। तो इसमें हम लोग देखे थे कि आखिर किस अधिनियम के तहत यानी किस अधिनियम के तहत जो है किसको यानी गवर्नर जनरल को अध्यादेश जारी करने की शक्तियां प्रदान की गई थी। इसको हम लोग डिटेल से इस क्वेश्चन का देखे थे थ्योरी क्लास में, उसमें आपको बताए थे उसी के तर्ज पे भारत में जो है राष्ट्रपति को अध्यादेश जारी करने का देश में और जो है राज्य में किसको, राज्यपाल को मिला हुआ है, ठीक है। तो ये कहाँ से लिया गया था, इसी से यानी भारत परिषद अधिनियम 1861। ध्यान देंगे कि भारत परिषद अधिनियम 1861 के तहत जो है गवर्नर जनरल, ठीक है, गवर्नर जनरल को अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रदान की गई थी। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये है और यहीं से जो है इसी अधिनियम से जो है लिया गया क्या, तो इसी अधिनियम से लिया गया है कि जैसे भारत के जो प्रमुख जो होते हैं राष्ट्रपति का आदेश जारी करने की शक्तियां, और जैसे राज्य का जो प्रमुख होता है संवैधानिक प्रमुख राज्यपाल, और उसको जो है आदेश जारी करने के प्रावधान यहीं से लिया गया था। ठीक है, इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी यानी भारत परिषद अधिनियम 1861। ठीक है, उम्मीद करते समझ में आ गया होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। देखिए अगला क्वेश्चन दिया गया 4 नंबर में कि रेगुलेटिंग एक्ट पारित किया गया था। जैसे आप देखते हैं कि रेगुलेटिंग, ठीक है, रेगुलेटिंग एक्ट जो पारित किया गया कब किया गया, तो सभी लोग जानते हैं कि 1773 ईस्वी में जो है रेगुलेटिंग एक्ट पहली बार जो है पारित किया गया था। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर जो है ए, यानी कि जो है 1773। और 1773 में जो है रेगुलेटिंग एक्ट जो पारित किया गया इसका मुख्य उद्देश्य क्या था, तो आप लोग को बता चुके हैं जब थ्योरी क्लास किए थे। अगर आप नहीं किए होंगे तो प्लेलिस्ट बना हुआ है, वहां से जो आपको थ्योरी पूर्ण रूप में 3 क्लास हुआ था भारत के संविधान का विकास, वहां से आप जो है उस क्लास को कर लेंगे तो आपको एक एक क्वेश्चन पूरा क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो क्वेश्चन ये था कि रेगुलेटिंग एक्ट पारित किया गया, तो रेगुलेटिंग एक्ट जो पारित किया गया कब, 1773 के, ठीक है, 1773 ईस्वी में। आपको बताए थे 1773 ईस्वी के रेगुलेटिंग एक्ट के तहत जो है 1774 ईस्वी में कोलकाता में क्या किया गया था, सुप्रीम कोर्ट की स्थापना किया गया था। और उस सुप्रीम कोर्ट की जो प्रथम न्यायाधीश थे कौन थे, मुख्य न्यायाधीश, यानी कि वो जो थे एलिजा टिम्पे थे। ये हम लोग डिस्कशन कर चुके हैं। ठीक है, इसका जो आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। देखिए 5 नंबर क्वेश्चन दिया गया है कि भारत के गवर्नर जनरल को किस एक्ट के द्वारा, मतलब किस एक्ट के द्वारा अपनी समिति के निर्णय को अस्वीकार करने का अधिकार मिला था। मतलब भारत के गवर्नर को, जैसे आपको बताए थे कि अध्यादेश जारी करने की शक्तियां दिया गया था, उसके बाद जो है भारत के गवर्नर जनरल को किस एक्ट के द्वारा अपनी समिति के निर्णय को अस्वीकार करने का अधिकार मिला था। तो पहला ऑप्शन दिया गया 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट, सेकेंड दिया गया 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट, थर्ड दिया गया 1786 का सेटलमेंट एक्ट होना चाहिए था। ठीक है, उसके बाद जो है 1813 का चार्टर एक्ट। तो इसमें जो हो जाएगा, इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, इस क्वेश्चन का आंसर बताइएगा कि किस, मतलब भारत में गवर्नर जनरल को किस एक्ट के द्वारा जो है अपनी समिति के निर्णय को अस्वीकार करने का अधिकार दिया गया था। तो इसमें जो हो जाएगा 1786, यानी कि 1786 का जो है अमेंडमेंट एक्ट, यानी कि ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर जो है सी हो जाएगा। 1786 का
अमेंडमेंट एक्ट के द्वारा जो है भारत में गवर्नर जनरल को अपनी समिति के निर्णय को अस्वीकार करने का अधिकार दिया गया। जैसे अभी आप देख रहे हैं कि भारत में जो है संसद के संसद जो है किसको किसको मिलकर बनता है, तो राष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा का। जैसे आप देखते होंगे कि कोई भी बिल जो अगर पास किया जाता है तो पहले कहाँ पास किया जाता है, सबसे पहले जो पेश किया जाता है आपको कहाँ पे, तो लोकसभा में, फिर लोकसभा से पास होने के बाद राज्यसभा में जाता है और राज्यसभा के बाद जो है उसको राष्ट्रपति के पास जाता है। अगर जो है राष्ट्रपति को लगेगा कि ये जो है कानून सही नहीं है, आम जनों के हित में नहीं है, या फिर उसे कोई अगर प्रभाव पड़ सकता है, तो उसे राष्ट्रपति जो है मूल्यांकन करने के लिए राष्ट्रपति के पास जाता है और उसके बाद क्या करता है, राष्ट्रपति मूल्यांकन करने के बाद उस पर हस्ताक्षर करते हैं तो वो कानून बन जाता है। लेकिन अगर ये लगेगा कि लोकसभा के द्वारा पास किया गया बिल राज्यसभा में जाता है और राज्यसभा के द्वारा पास किया गया बिल अगर जो है राष्ट्रपति के पास जाता है मूल्यांकन के लिए, अगर उनको राष्ट्रपति को लगेगा कि ये सही नहीं है तो उसको जो है अस्वीकार भी कर सकता है। तो वही इसमें दिया गया कि भारत के गवर्नर जनरल को किस एक्ट के द्वारा अपनी समिति के निर्णय को अस्वीकार करने का अधिकार मिला है, तो किस एक्ट के द्वारा, तो 1786 का अमेंडमेंट एक्ट के तहत। यानी कि ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर जो है सी इसका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। देखिए 6 नंबर क्वेश्चन में दिया गया है कि महारानी विक्टोरिया को भारत की सामग्री यानी सामग्री नियुक्त किया गया था कब, तो जैसे आप लोग पढ़े होंगे कि जब आपको लगातार में जब इसका थ्योरी क्लास पर बता रहे थे तो उसमें आपको बताए थे कि आखिर कब। जैसे आप जानते हैं कि 1757 क्रांति हुआ था, 1757 क्रांति के बाद जस्ट जो है 1857 क्रांति हुआ था और 1857 क्रांति के बाद, ठीक है, 1857 के क्रांति के बाद जो है 1858 में तुरंत जो है एक एक्ट पारित किया गया था और उसी एक्ट के द्वारा जो है महारानी विक्टोरिया को भारत का सामग्री नियुक्त किया गया था। यानी कि जो है ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी से पूर्ण रूपेण जो है सत्ता को खत्म करके और ब्रिटिश जो है क्राउन के हाथों में चला गया था। किस एक्ट के द्वारा, तो 1858 के अधिनियम के द्वारा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर जो है डी, यानी कि 1858 के अधिनियम के द्वारा महारानी विक्टोरिया को भारत की सामग्री नियुक्त किया गया था। जैसे आप देख रहे थे कि 1857 की जो क्रांति हुई थी उसको देखते हुए महारानी विक्टोरिया की लगा कि कहीं हो सकता है कि भारत की सत्ता जो है ईस्ट इंडिया कंपनी के हाथ से चला नहीं जाए, इसलिए जो है तुरंत जो है 1858 में एक एक्ट पारित करके तुरंत जो है क्या किया था, तो महारानी विक्टोरिया भारत की सामग्री नियुक्त किया गया, पूर्ण रूपेण जो अपने अधिकार में ले लिया था। तो आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7। देखिए 7 नंबर क्वेश्चन दिया गया है कि मिंटो मार्ले सुधार का उद्देश्य क्या था। जैसे आप देख रहे हैं कि मार्टे मिल्टो अधिनियम 1909 के बारे में पढ़े थे और 1919 के बारे में हम लोग पढ़ चुके हैं। तो वैसे क्वेश्चन है कि मिंटो मार्ले सुधार का उद्देश्य क्या था। तो पहला ऑप्शन दिया गया पृथक निर्वाचन प्रणाली, सेकंड दिया गया कि भारतीय भागीदारी को बढ़ाना, थर्ड दिया गया युद्ध में सहयोग हेतु तैयार करना और फोर्थ दिया गया पूर्ण स्वतंत्रता देना। आखिर मिंटो मार्ले सुधार का जो है उद्देश्य क्या था, मिंटो मार्लो सुधार का उद्देश्य क्या था, इसके बारे में हम लोग जो है पढ़ चुके हैं किस अधिनियम में, तो भारत परिषद अधिनियम 1919 में। और इसमें आपको बताए थे कि भारत परिषद अधिनियम 1919 में बताए थे कि मार्ले मिंटो भारत परिषद अधिनियम 1919 को जो है मिंटो मार्ले सुधार अधिनियम भी कहा जाता है और इसका मुख्य उद्देश्य ये था कि पृथक निर्वाचन प्रणाली विकसित करना। ठीक है, आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा कि मिंटो मार्ले सुधार का उद्देश्य क्या था, पृथक निर्वाचन प्रणाली, यानी कि ऑप्शन नंबर जो है ए इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं क्वेश्चन आपको इस समझ में आ गया होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। देखिए 8 नंबर क्वेश्चन दिया गया है कि मार्ले मिंटो बिल किस वर्ष में पारित किया गया था। अभी भी क्वेश्चन देखें कि मार्ले मिंटो बिल किस वर्ष में पारित किया गया था। तो आपको बता चुके हैं कि 1900 भारत परिषद अधिनियम जो 1909 में जो पारित किया गया था उसी को जो क्या कहा जाता है, मार्ले मिंटो अधिनियम भी कहा जाता है या
भारत परिषद अधिनियम 1909 में। इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर जो है बी इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। नहीं, 1909 में जो है मार्ले मिंटो अधिनियम को पारित किया गया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर जो है 9। देखिए 9 नंबर क्वेश्चन में ये दिया गया है कि मुसलमानों के लिए अतिरिक्त निर्वाचक मंडल प्रारंभ में किसके द्वारा लाया गया था? यानी कि मुसलमानों के लिए अतिरिक्त निर्वाचक मंडल प्रारंभ में किसके द्वारा लाया गया था? तो सबसे पहला ऑप्शन दिया गया है कि चार्टर एक्ट 1833, सेकेंड है भारतीय परिषद अधिनियम 1861, थर्ड दिया गया है भारतीय परिषद अधिनियम 1892 और फोर्थ दिया गया भारतीय परिषद अधिनियम 1909 और फिफ्थ दिया गया इनमें से कोई नहीं। इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? यदि आप लोग जानते होंगे तो जरूर इसका कमेंट में बताएंगे। तो इसमें अगर आप देखेंगे कि मुसलमानों के लिए क्वेश्चन ये है कि मुसलमानों के लिए अतिरिक्त निर्वाचन मंडल प्रारंभ में किसके द्वारा लाया गया था? यानी कि मुसलमानों के लिए जो है निर्वाचन, अभी अभी इससे पहले क्वेश्चन हम देखे थे कि मार्ले मिंटो अधिनियम जो 1919 जिसको भारत परिषद अधिनियम कहा जाता है, उसके द्वारा जिसका मुख्य उद्देश्य क्या था? पृथक, ठीक है, पृथक निर्वाचन मंडल का गठन करना। क्या था? पृथक निर्वाचन प्रणाली को विकसित करना, इसका जो है मुख्य उद्देश्य था मार्ले मिंटो का, ठीक है। और ये जो है भारत परिषद अधिनियम 1909 को जो है मार्ले मिंटो अधिनियम भी कहा जाता है। क्वेश्चन दिया गया कि मुसलमानों के लिए अतिरिक्त, यहाँ ध्यान देंगे कि मुसलमानों के लिए अतिरिक्त निर्वाचन मंडल प्रारंभ में किसके द्वारा लाया गया था? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो भारत परिषद अधिनियम, यानी भारत परिषद अधिनियम 1909, और भारत परिषद अधिनियम 1909 को जो है क्या कहा जाता है? मार्ले मिंटो अधिनियम भी कहा जाता है। और उसका मुख्य उद्देश्य ये था कि पृथक निर्वाचन प्रणाली करना, ठीक है। उम्मीद करते समझ में आ गया होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 10। देखिए 10 नंबर क्वेश्चन दिया गया है कि 1909 के इंडियन काउंसिल एक्ट में किस बात की व्यवस्था की? वही भारत परिषद अधिनियम या इंडियन काउंसिल एक्ट में किस बात की व्यवस्था की गई है? तो क्या क्वेश्चन है कि 1909 के इंडियन काउंसिल एक्ट में किस बात की व्यवस्था की गई है? तो पहला ऑप्शन है द्विशासन प्रणाली, सेकेंड दिया गया सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व, थर्ड दिया गया संघीय व्यवस्था और फोर्थ दिया गया प्रांतीय व्यवस्था। इसका क्या हो जाएगा? देखिए 1909 के इंडियन काउंसिल एक्ट, यानी कि 1909 के इंडियन काउंसिल एक्ट में किस बात की व्यवस्था की गई है? इसका जो आंसर क्या हो जाएगा? सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व, यानी कि 1909 के इंडियन काउंसिल एक्ट में जो है किस बात की व्यवस्था की गई है? तो सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व की व्यवस्था की गई। आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर जो है बी इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11। देखिए 11 नंबर क्वेश्चन दिया गया है कि मॉन्टेग्यू चैम्सफोर्ड सुधार में प्रावधानों का सार था। तो जैसे आप लोग देखेंगे 1909 की जो है मार्ले मिंटो अधिनियम के बाद जस्ट जो है उसके बाद जो कौन सा एक्ट आया था? तो 1919 में, ठीक है, 1919 में जो आया था क्या? वो आया था आपको कि मॉन्टेग्यू चैम्सफोर्ड सुधार। इसका जो है क्वेश्चन में दिया हुआ है कि मॉन्टेग्यू चैम्सफोर्ड सुधार में प्रावधानों का सार था। प्रावधान क्या उसका था? पहला ऑप्शन दिया गया कि राज्यों का स्वायत्तता, सेकेंड दिया गया प्रांतों में दोहरा शासन, थर्ड दिया गया हिंदू मुस्लिम हेतु अलग अलग निर्वाचन व्यवस्था, और फोर्थ दिया गया राज्यपालों को वीटो की शक्ति, और फाइव दिया गया इनमें से कोई नहीं। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? तो इस क्वेश्चन का जो है आंसर हो जाएगा, क्वेश्चन ये है कि मॉन्टेग्यू चैम्सफोर्ड सुधार में प्रावधानों का सार क्या था? तो इसमें क्या था कि प्रांतों का, ध्यान देंगे, तरीके मॉन्टेग्यू चैम्सफोर्ड सुधार अधिनियम जो है कब आया था? ये आया था 1919 ईस्वी में, ठीक है। कब आया था? तो 1919 ईस्वी में, यानी भारत परिषद अधिनियम जिसको जो है मॉन्टेग्यू चैम्सफोर्ड सुधार अधिनियम भी कहा जाता है। और इसमें प्रावधानों का जो सार था क्या था कि प्रांतों में दोहरा शासन, प्रांतों में जो है दोहरा शासन का प्रावधान जो किया गया था किस अधिनियम के द्वारा? कि भारत परिषद अधिनियम 1919 जिसको जो है मॉन्टेग्यू चैम्सफोर्ड अधिनियम भी
कहा जाता है? तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, यानी प्रांतों में दोहरा शासन। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12। देखिए 12 नंबर क्वेश्चन में ये दिया गया है कि 1946 का कैबिनेट मिशन 3 मंत्रियों से गठित था। मतलब 1946 में जो है कैबिनेट मिशन जो भारत आया था, कैबिनेट मिशन 1946 में कहाँ आया था? भारत आया था, और उसमें 3 मंत्रियों से ये गठित था। तो आपसे पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन इसका सदस्य नहीं था? मतलब जो है जब आप देखते हैं कि 1946 में जो है कैबिनेट मिशन भारत आया था, और इसी कैबिनेट मिशन के प्रावधान पर भारत में संविधान सभा का गठन हुआ था। कभी कभी क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि भारत में जो है संविधान सभा का जो गठन हुआ था किस आधार पे हुआ था? तो कैबिनेट मिशन के आधार पर। कैबिनेट मिशन के आधार पर जो है भारत में संविधान सभा का गठन हुआ था। कब? 1946 ईस्वी में। क्वेश्चन दिया गया है कि आखिर 1946 का जो कैबिनेट मिशन था उसमें 3 मंत्रियां था, ठीक है, 3 मंत्री में गठित था। क्वेश्चन ये पूछा गया कि उनमें से कौन सा जो है उसका सदस्य नहीं था? तो पहला ऑप्शन है लॉर्ड पैंथिक लॉरेंस, थर्ड दिया गया ए बी अलेक्जेंडर, थर्ड दिया गया सर स्टेफर्ड क्रिप्स, और फोर्थ दिया गया लॉर्ड एमरी, और फिफ्थ दिया गया इनमें से कोई नहीं। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा कि 1946 में जो कैबिनेट मिशन भारत आए थे उसमें जो 3 सदस्य था, और 3 सदस्य में से कौन सा ऑप्शन में दिया कौन सा जो है उस सदस्य नहीं था? तो ध्यान देंगे लॉर्ड पैंथिक लॉरेंस ये तो सदस्य था ही, ठीक है, ए बी अलेक्जेंडर ये भी जो है था, और सर स्टेफर्ड क्रिप्स ये भी थे, और जो है ये नहीं थे। इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर जो डी इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा कि लॉर्ड एमडी। लॉर्ड एमडी जो है ये 1946 में जो कैबिनेट मिशन भारत आया था, जो संविधान उसका मुख्य उद्देश्य ये था कि संविधान सभा का गठन करवाना, ठीक है। तो उसमें जो 3 सदस्य में से एक जो सदस्य कौन थे नहीं थे? तो ये जो है लॉर्ड एमडी नहीं थे। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं कि आप लोग को सेशन समझ में आ रहा होगा, ठीक है। अगर अच्छा लग रहा हो तो जरूर इसको लाइक कर दीजिएगा, और अपने दोस्तों के साथ जो इसको जरूर आप लोग शेयर कर दीजिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 13। देखिए 13 नंबर क्वेश्चन दिया गया है कि कैबिनेट मिशन योजना के विषय में कौन सा सही नहीं है? मतलब जो है कैबिनेट मिशन योजना के विषय में कौन सा सही नहीं है ये बताना है। तो सबसे पहला ऑप्शन दिया गया प्रांतीय समूहीकरण करना, सेकंड दिया गया भारतीय सदस्यों वाला अंतरिम मंत्रिमंडल, थर्ड दिया गया पाकिस्तान की अस्वीकृति, फोर्थ दिया गया संविधान निर्माण का अधिकार, और फिफ्थ दिया गया इनमें से कोई नहीं। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? जैसे आप जानते हैं कि कैबिनेट मिशन जो भारत आए थे संविधान सभा का गठन करने के लिए, और उसका जो उद्देश्य क्या क्या था? उसका उद्देश्य ये था कि प्रांतीय समूहीकरण करना, यानी कि प्रांत उस समय देखेंगे आप कि भारत जिस समय 1946 में बहुत सारे प्रांतों में बटा हुआ था, ठीक है। कुछ देशी रियासत था, और कुछ जो है आपका एंग्लो इंडियन में था जो जिसपे ब्रिटिश कब्जा की हुई थी, और कुछ जो है स्वतंत्र था, ठीक है। यानी प्रांतीय समूहीकरण जो है ये तो बिल्कुल सही है, ठीक है, ये तो है ही। उसका भारतीय सदस्यों वाला अंतरिम मंत्रिमंडल बिल्कुल ये भी सही है। यानी कैबिनेट मिशन के द्वारा जब 1946 में देखेंगे आप जो है संविधान सभा गठन करने के जब ये भारत आए थे तो उस समय जो क्या हुआ था कि चुनाव हुआ था जिसमें अंतरिम मंत्रिमंडल का भी गठन किया गया था, तो ये भी हो जाएगा। उसके बाद जो दिया गया पाकिस्तान की अस्वीकृति, ठीक है, पाकिस्तान की अस्वीकृति बिल्कुल ये गलत है। उसका संविधान निर्माण का अधिकार ये भी सही है। इसमें देखेंगे कैबिनेट मिशन योजना के विषय में कौन सा सही नहीं है, तो सही नहीं कौन सा है? तो पाकिस्तान की अस्वीकृति, ठीक है, मतलब पाकिस्तान की स्वीकृति ये जो है बिल्कुल गलत है। तो इसका आंसर हो जाएगा प्रांतीय समूहीकरण सही है। इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14। देखिए 14 नंबर क्वेश्चन में दिया गया है कि भारत का संविधान लागू होने तक स्वतंत्रता के पश्चात इसका शासन किसके अंतर्गत चलाया गया था? नहीं, भारत का संविधान लागू, जैसे आप जानते हैं कि भारत का संविधान जो लागू हुआ था कब? 26 नवंबर 1900 जो है ये 26 नवंबर 1900 जो है 50 में, ठीक है। तो आप इसमें देखें क्वेश्चन दिया गया है कि भारत का संविधान लागू होने तक स्वतंत्रता के पश्चात इसका शासन किसके अंतर्गत चलाया गया था? मतलब किसके अंतर्गत चलाया गया था? तो पहला ऑप्शन है कि भारतीय नेताओं के परामर्श से बने कानून द्वारा,
सेकेंड है इंग्लैंड से संविधान का इंग्लैंड से संविधान के अनुसार, और थर्ड दिया गया 1935 के भारत सरकार अधिनियम के अनुसार, और फोर्थ दिया गया है, एक मिनट, ये जो डबल दोबारा रिपीट हो चुका है। तो क्वेश्चन ये है कि भारत का संविधान लागू होने तक स्वतंत्रता के पश्चात इसका शासन जो है किसके द्वारा चलाया जाता था। तो ध्यान रखेंगे ये जो चलाया जाता था किसके द्वारा, तो 1935, ठीक है, यानी कि 1935 के भारत सरकार अधिनियम के द्वारा जो है भारत का शासन प्रशासन चलाया जाता था। कब तक, नहीं, भारत का संविधान लागू होने तक स्वतंत्रता के पश्चात, ठीक है, यानी कि 1950 तक जो है किसके द्वारा चलाया जाता था, तो 1935 के भारत सरकार अधिनियम के द्वारा ही के अनुसार ही चलाया जाता था। इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। आप देखेंगे भारत का जो संविधान जो लिखा गया था, क्वेश्चन कभी कभी पूछा यह जाता है कि भारत के संविधान पर सबसे अधिक प्रभाव जो है किसका पड़ा था, मतलब किस एक्ट का पड़ा था। तो ध्यान रखेंगे भारत के संविधान पर सबसे अधिक जो प्रभाव पड़ा था कि भारत सरकार अधिनियम 1935 का ही पड़ा था, ठीक है। तो आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15। देखिए 15 नंबर क्वेश्चन दिया गया है कि भारतीयों को वर्ष 1947 में सार्वभौम सत्ता सौंपने की योजना निम्न में से किस नाम से जानी गई, ठीक है। भारतीयों को वर्ष 1947 यानी वर्ष 1947 में जो है भारत आजाद हो चुका था में सार्वभौम सत्ता सौंपने की योजना निम्न में से किस नाम से जानी गई। तो पहला ऑप्शन है डुरांड, थर्ड दिया गया मिंटो मार्ले योजना, सेकंड था, थर्ड दिया गया माउंटबेटन योजना, फोर्थ गया बेबल योजना, और फिफ्थ गया इनमें से कोई नहीं। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, तो आप ध्यान देंगे कि भारतीयों को वर्ष 1947 में सार्वभौम सत्ता सौंपने का योजना जो है किसका था, ये माउंटबेटन, ठीक है, किसका था ये, तो ऑप्शन नंबर जो है ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा, माउंटबेटन के नाम से ये जाना गया था। तो उम्मीद करते हैं कि ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 16। देखिए 16 नंबर क्वेश्चन दिया गया है कि कौन सुमिलित नहीं है, मतलब इसमें जो है 4 ऑप्शन दिया गया और इसमें जो है बताया ये जा रहा है कि एक साइड जो है मतलब कुछ कुछ नियम दिया गया किससे सुमिलित नहीं, ये आपको बताया गया, पूछा गया, ठीक है। तो आप इसमें देखेंगे कि पहला ऑप्शन दिया गया है कि मार्ले मिंटो सुधार, यानी कि मार्ले मिंटो सुधार के अधिनियम के अंतर्गत, ध्यान दीजिए यहाँ पे मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम के द्वारा क्या किया गया था, ये जो है सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व, ये बिल्कुल सही है। उसके बाद जो है भारत सरकार अधिनियम 1935 यानी भारत सरकार अधिनियम 1935 के द्वारा जो है स्वशासन चलाया गया था, ये भी बिल्कुल सही है। और आपको बता चुके हैं कि कैबिनेट मिशन जो 1946 में जो भारत आए थे उसका मुख्य उद्देश्य क्या था, संविधान सभा का गठन करना, ठीक है, तो ये भी बिल्कुल सही है। तो संविधान सभा गठन कब हुआ था, तो 1946 में हुआ था। उसके बाद साइमन कमीशन जो है भारत विभाजन, ये बिल्कुल जो है गलत है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन में क्या है पूछ रहा है कि कौन सुमिलित नहीं, यानी कि 4 जो ऑप्शन दिया गया उसमें से कौन जो है मिलान सही नहीं है। इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी, क्योंकि साइमन कमीशन जो है भारत विभाजन इससे संबंधित नहीं है, ठीक है। उम्मीद करते हैं क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 17। देखिए 17 नंबर क्वेश्चन दिया गया है कि भारत शासन अधिनियम 1919 यानी भारत शासन अधिनियम 19 जिसको जो है मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड अधिनियम भी कहा जाता है, भारत शासन अधिनियम 1919 के अंतर्गत विधायिका का अंतिम निर्वाचन किस वर्ष किया गया था, मतलब विधायिका का जो है अंतिम निर्वाचन किस वर्ष किया गया था। फर्स्ट ऑप्शन दिया गया 1930, सेकेंड ऑप्शन 1934, थर्ड दिया गया 1945 और फोर्थ दिया गया 1947। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर क्या हो जाएगा, इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा 1945, यानी कि ऑप्शन नंबर जो है सी इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन के एक बार समझ लेते हैं कि भारत शासन अधिनियम 1919 के अंतर्गत विधायिका का अंतिम निर्वाचन किस वर्ष में किया गया, तो 1945, ठीक है, ऑप्शन क्या हो जाएगा 1945 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 18।
देखिए 18 नंबर क्वेश्चन दिया गया है कि निम्न में से किस अधिनियम ने केंद्र में द्विशासन प्रणाली को स्थापित किया था। आपको बता चुके हैं कि द्विशासन प्रणाली के एक विधेयिका और एक कार्यपालिका के रूप में जो है द्विशासन प्रणाली की शुरुआत जो हुआ था ये किस अधिनियम के द्वारा हुआ था। तो ध्यान देंगे, पहला ऑप्शन है कि भारत शासन अधिनियम 1935, सेकेंड है भारत शासन अधिनियम 1919, थर्ड है भारत परिषद अधिनियम 1909, थर्ड दिया गया भारत परिषद अधिनियम 1892 और फोर्थ दिया गया इनमें से कोई नहीं। इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, क्वेश्चन समझते हैं। निम्न में से किस अधिनियम ने केंद्र में कौन सा शासन, यानी द्विशासन, द्विशासन जो है कार्यपालिका और विधायिका, विधायिका और कार्यपालिका यानी कि द्विशासन प्रणाली का जो है स्थापित किया गया किस अधिनियम के द्वारा। तो भारत शासन अधिनियम, यानी भारत शासन अधिनियम 1935 के तहत जो है केंद्र में द्विशासन प्रणाली स्थापित किया गया था। उम्मीद करते हैं क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 19। देखिए 19 नंबर क्वेश्चन दिया गया है कि संघीय प्रणाली का पहला प्रयास, यानी संघीय प्रणाली का पहला प्रयास भारत सरकार अधिनियम डैश द्वारा किया गया था। मतलब संघीय प्रणाली का पहला प्रयास जो है किस अधिनियम के द्वारा किया गया था। तो संघीय प्रणाली का पहला प्रयास जो है किस अधिनियम के द्वारा किया गया था। तो पहला ऑप्शन दिया गया 1909, सेकेंड है 1919, थर्ड है 1935 और फोर्थ दिया गया इनमें से कोई नहीं। तो देखेंगे यहाँ पे कि संघीय प्रणाली का पहला जो प्रयास भारत सरकार अधिनियम, यानी भारत सरकार अधिनियम 1935 के द्वारा किया गया था। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा कि संघीय प्रणाली का पहला प्रयास जो है भारत सरकार अधिनियम 1935 के द्वारा किया गया था और इसी के तहत जो है केंद्र में द्विशासन प्रणाली भी प्रारंभ किया गया था। ठीक है, आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी 1935। उसके बाद जो है अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20। 20 नंबर क्वेश्चन दिया गया है कि किस अधिनियम के द्वारा, मतलब किस अधिनियम की प्रमुख विशेषता प्रांतीय स्वायत्तता था। ठीक है, यानी किस अधिनियम की प्रमुख विशेषता प्रांतीय स्वायत्तता था। पहला ऑप्शन है 1935, सेकेंड दिया गया है 1919, थर्ड है 1904, फोर्थ है 1858 और फिफ्थ है इनमें से कोई नहीं। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, किस अधिनियम की प्रमुख विशेषता प्रांतीय स्वायत्तता थी। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, यानी भारत सरकार अधिनियम 1935, यानी भारत शासन अधिनियम 1935 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। तो उम्मीद करते हैं कि आप लोग को ये सेशन अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा होगा तो जोड़ आप लोग इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा और ये सेशन थ्योरी क्लास के बाद एमसीक्यू क्लास की है। अगर आप लोग नहीं देखें तो थ्योरी का 3 क्लास हो चुका है जिसमें भारत का संवैधानिक विकास, यानी भारत का संवैधानिक विकास कैसे कैसे हुआ उसके बारे में हम लोग डिटेल से जो है डिस्कशन कर चुके हैं। अभी तक आप लोग नहीं देखे तो पहले थ्योरी क्लास देख लीजिए, उसके बाद जो ये इसमें 20 महत्वपूर्ण क्वेश्चन का डिस्कशन हम लोग किए हैं। ठीक है, तो अगर आप लोग को ये सेशन अगर कैसा लगा है जरूर कमेंट में बताइएगा। ठीक है, मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।